5 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि ज्वाइन करने दो, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है सर। सूरज, एम आई ऑडिबल? जी सर, आवाज़ आ रही। अगर आवाज़ किसी को नहीं आ रही तो काइंडली चैट में बता दें। हैदर, आपके बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है। सर एक्चुअली वो पंखे की आवाज़ है। मैं इसको ठीक करता हूँ। ओके। सर अब वॉइस क्लियर है? जी बिल्कुल ठीक है, ओके बिल्कुल। हैदर, काइंडली स्टार्ट कर दिए बस आप। ठीक है सर। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सर आवाज़ आ रही है मेरी? यहाँ मैसेज आ रहे हैं चैट में कि आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी अभी, अभी आई है बिल्कुल। स्टार्ट अच्छा कर। ठीक है। ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आफ्ताब अहमद. I am currently in final year of my CS undergrad from Sakhar IB University. So uh, like you know कि हमारा सेशन है manipulate clean data using Python. So Heather Ali is presenting this session. Uh, Over to you, Heather Ali. You can start. ठीक है सर। पाइथन मेजरली यूज़ होती है डेटा साइंस के अंदर, और पाइथन की जो एप्लीकेशंस हैं और लाइब्रेरीज़ हैं उनको यूज़ करके हम डेटा को मैनिपुलेट और क्लीन कर सकते हैं इजीली। उसकी मेजर रीज़न ये है कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं डेटा को क्लीन करने के अंदर। और आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर भी हम पाइथन को यूज़ करेंगे डेटा को क्लीन करने के लिए और उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसमें से जो डुप्लिकेट डेटा है या जो नल डेटा है उसको रिमूव करने के लिए, और नए डेटा को ऐड कैसे करते हैं वो सारा इस सेशन के अंदर डिस्कस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ हैदर अली। मैं अल्फ़ा स्टूडेंट एम्बेसडर हूँ और कंप्यूटर साइंस सोफोमोर हूँ, थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ फ्रॉम कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और आफ्ताब भाई जो हैं वो बीटा एमएलए से हैं, जैसे कि आपको बताया, फ्रॉम सखर आईबीए यूनिवर्सिटी। Prerequisites of this session would be uh, learning of some basic VS Code, Python, and the extension you should have installed Python extension in your VS Code. हम उसको बाद में देखेंगे भी कि कैसे करते हैं अगर किसी के पास नहीं है। जो पाइथन की एक्सटेंशन होनी चाहिए VS Code में, और एक डेटा साइंस का एनवायरनमेंट क्रिएट हो आपके VS Code के अंदर। Learning objectives of this session include the general information about the data that is stored in. सॉरी टू इंटरप्ट, काइंडली कंफर्म कर दें कि सबको आवाज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ चैट में कुछ कह रहे हैं कि उन्हें आवाज़ नहीं आ रही। uh, क्या मेरी वॉइस क्लियर है सबको? काइंडली ये चैट बॉक्स में ये बता आपकी दें। वॉइस क्लियर है। यस, वॉइस क्लियर है आपकी। ओके, कंटिन्यू हैदर। ठीक है ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मेजरली जो हमारे सेशन के अंदर हैं वो ये है कि वी गेट टू नो अबाउट द जनरल आइडिया अबाउट द डेटा। डेटा जो बेसिकली हम इस सेशन के अंदर यूज़ करेंगे वो डेटा सेट्स और डेटा फ्रेम्स की फॉर्म में अवेलेबल है, और डेटा को किस तरह से क्लीन और ऑर्गेनाइज करना है उसी के ऊपर हमारा सेशन है। सेकंड है टू गेट अ जनरल नॉलेज ऑफ द वेज यू कैन कंबाइन डेटा फ्रेम्स, यानी डिफरेंट डेटा फ्रेम्स को आपस में कंबाइन कैसे करते हैं, उनमें से डेटा को रिमूव कैसे करते हैं जो कि हमारे लिए अनयूजेबल डेटा है उसको रिमूव कैसे करना है, और उसको रिप्लेस कैसे किया जाए। दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एजेंडा इस सेशन का है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन, देन एक्सप्लोरिंग डेटा इंफॉर्मेशन, देन वर्किंग ऑन द मिसिंग डेटा, जो कि डेटा सेट के अंदर मिसिंग है उसके ऊपर काम करना, रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट डेटा एंड कंबाइनिंग द डेटा सेट्स। इंट्रोडक्शन। इस सेशन के अंदर मेजरली हम यूज़ करेंगे जो पाइथन नोटबुक्स का, और स्लाइड्स पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो पाइथन नोटबुक्स जो है वो एक ऑनलाइन सर्वर और क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल के ऊपर काम करती हैं। और बेसिकली इसमें ये है कि जो पाइथन नोटबुक्स को हम यूज़ करते हैं डेटा साइंस के अंदर पाइथन की लाइब्रेरीज को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे जो इंटरनेट के ऊपर इसका मेजर यूज़ बताया हुआ वो ये है कि जो पाइथन नोटबुक्स एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है जो कि वेब ब्राउज़र के थ्रू भी एक्सेस हो सकती है, और हम लोग VS कोड के अंदर इसको यूज़ करेंगे ताकि डेटा को क्लीन कैसे किया जाए उसको देखेंगे। ओके,
तो इंट्रोडक्शन के अंदर मेजरली ये बात लिखी हुई है कि डेटा हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली जो इंटरनेट है उसके ऊपर हर किसी का डेटा और हर चीज़ का डेटा मौजूद है। हम जब भी किसी ऐप में या किसी भी सिस्टम के अंदर रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे हमारा डेटा लिया जाता है हमसे और उस डेटा को कहीं न कहीं किसी डेटाबेस में या सर्वर के ऊपर वो डेटा अपलोडेड होता है। इसी तरह बहुत सारे फेमस डेटा सेट्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है स्क्वेरल पॉपुलेशन ऑफ अ सेंट्रल पार्क, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रेंच चीज़। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन के ऊपर डेटा सेट्स मौजूद हैं। यानी कि डिफरेंट जितने भी हमारे इंटरनेट के ऊपर डेटा यूज़र्स का मौजूद है और चीज़ों का मौजूद है, वो एक डेटा सेट की फॉर्म में होता है और वो डेटा सेट उसके अंदर डेटा इर्रेगुलर फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है, तो हम उसमें से कुछ डेटा मिसिंग भी होता है, कुछ के अंदर नल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम ईज़िली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते या कंप्यूटर उसको ईज़िली मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा जब आपके पास आता है तो उसके ऊपर आपने आगे काम करना होता है। तो जब तक वो डेटा एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में नहीं होगा, तब तक आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकते और उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो इसके बारे में ये इंट्रोडक्शन था। अच्छा, नाउ द फर्स्ट पार्ट इज़ एक्सप्लोरिंग डेटा फ्रेम इन्फॉर्मेशन। यहाँ से अब मैं शिफ्ट करूँगा अपने वीएस कोड के अंदर, क्योंकि बाकी जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो मेजरली कोडिंग से रिलेटेड हैं, तो वीएस कोड के ऊपर हम आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इस सेशन के अंदर हमें रिक्वायर्ड है वो है जुपिटर नोटबुक्स की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना। तो यहाँ एक्सटेंशंस के सेक्शन में जब आप वीएस कोड को ओपन करते हैं तो एक्सटेंशंस के सेक्शन में जाके अ, मुझे आप रिप्लाई कर दें, ये स्क्रीन विजिबल है वीएस कोड वाली? VS कोड विजिबल नो नहीं है, आपकी PPTs विजिबल है, तो आप काइंडली इसे अ, चेंज कर लें। जी, सर मैं शिफ्ट कर लेता हूँ 1 मिनट। ओके। सर अब विजिबल है ये स्क्रीन? जी बिल्कुल, ठीक है। कंटिन्यू करें। अ, ठीक है सर। वीएस कोड में जब हम आते हैं एक्सटेंशंस के सेक्शन में, तो यहाँ पे आप सर्च कर लें जुपिटर की एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है। ये एक्सटेंशन है। अब मैंने पहले से इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अ, ये इस एक्सटेंशन को आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है, बस क्लिक करेंगे और थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगी और इसी एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए हमने अपने डेटा के ऊपर काम करना है। जुपिटर एक्सटेंशन एक नोटबुक की तरह होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे हम रजिस्टर के अंदर या नोटबुक के अंदर हम कोड लिखते हैं और उसके अंदर कोड की डिस्क्रिप्शन भी होती है और कोड भी लिखा हुआ होता है। तो जो पाइथन नोटबुक का मेजर एडवांटेज ये है कि इसमें आप डिस्क्रिप्शन तो ऐड कर ही सकते हैं, साथ के साथ यहाँ पे कोड भी हम ऐड कर सकते हैं बीच में, जो जिस कोड को बाद में हम ताकि उसको रन करके भी देख सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगी। अब मेजरली जो पाइथन नोटबुक्स के साथ हम जिस चीज़ को यूज़ करेंगे वो पाइथन की 2 लाइब्रेरीज़ हम यूज़ करेंगे इस सेशन के अंदर, जो कि हैं सबसे पहले पैंडास लाइब्रेरी है और सेकंड है नमपाई। इसके बारे में आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा। ये मतलब 2 फेमस लाइब्रेरीज़ हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। अ, सबसे पहले यहाँ पे जब आप वीएस कोड के अंदर आते हैं, तो आपने सबसे पहले उस लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना है जिसको आप यूज़ करना चाहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्ट पैंडास एज़ पीडी, ये पूरा प्रॉपर सिंटैक्स के अंदर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे कि वो जिस तरह से लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की हुई है कि हम लोग जिस डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे वो आइरिस डेटा सेट होगा, या यानी कि जो आई का आइरिस होता है उसका डेटा सेट हम यूज़ करेंगे।
और उसके डेटा को मैनिपुलेट करके देखेंगे कि उसके अंदर कैसे काम हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट आपने पैंडास की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। उसके बाद फ्रॉम sklearn.dataset import load iris। अच्छा, इसमें जो sklearn.dataset है ये पाइथन की skit learn लाइब्रेरी है जो कि सेकंड नंबर पे आपने इंपोर्ट करनी होगी। और इसको इंपोर्ट करने के बाद आपने इसमें से जो आयरस का डेटा सेट है लोड आयरस उसको इंपोर्ट करना है। और यहाँ पे मतलब ये है कि उसको फिर हम आगे यूज़ करेंगे। अ, इसके बाद यहाँ पे जो है वो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस डेटा को स्टोर किया गया है जो उस डेटा सेट का डेटा है। ये सिंटैक्स आप लोगों ने प्रॉपर्ली फॉलो करना होगा इसको इंपोर्ट कराने के लिए जो आईआरएस डेटा सेट हम यूज़ करेंगे। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक मिनट, पहले भी मैंने बात की थी कि डेटा सेट जो है हमारे पास उसके अंदर डेटा एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में मौजूद होता है। तो डेटा क्योंकि मिलियंस और बिलियंस के अंदर मिलियंस और बिलियंस ऑफ यूजर्स का होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि कब किसी डेटा सेट को जिसको हम यूज़ कर रहे हैं स्टार्ट में कि उस डेटा सेट के कितने उसके अंदर यूजर्स मौजूद हैं और कितनी वैल्यूज़ हैं बेसिकली। और डेटा सेट एक रोज़ और कॉलम्स यानी एक टेबल की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। तो उस टेबल को चेक करने के लिए मैनुअली चेक करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए हम इन लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि पैंडास लाइब्रेरी है जिसको हमने अभी इम्पोर्ट किया। और उस लाइब्रेरी की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि इस डेटा की जो अपेरेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है। तो उसके लिए जो कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है iris_df.info। अब डॉट इन्फो जो है ये एक मेथड है जो कि इस्तेमाल होता है हमारे पास उसकी अपेरेंट जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उस डेटा सेट की या उस डेटा फ्रेम की, वो हमें ताकि बता दे। तो जब आप इस कोड को यहाँ पे रन करते हैं तो ये देखिए ये रन हो रहा है यहाँ पे iris_df.info। और रन होने के बाद ये आपको बता रहा है कि 150 एंट्रीज हैं फ्रॉम 0 टू 149, यानी 150 एंट्रीज का डेटा हमारे पास मौजूद है आयरिस का। और उसके अंदर 4 कॉलम्स अवेलेबल हैं। तो ये इस लाइब्रेरी का फ़ायदा है कि हम इसके बिल्ट इन मेथड्स को यूज़ करके इसके जो डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो डेटा है वो हमने पहले तो चेक कर लिया कि उस डेटा की जो अपेरेंट इंफॉर्मेशन है वो हमें कैसे मिलती है। सेकेंडली हमें अगर हम ये जानना चाहें, ये बेसिकली इसमें जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम लाइब्रेरीज जो यूज़ कर रहे हैं पाइथन की उसमें सारे बिल्ट इन मेथड्स यूज़ होंगे। तो इसमें एज सच मतलब इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको मेथड्स याद रखने हैं। और अगर वो मेथड्स आपको आते हैं तो आप उस डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं और उसको उसकी उसके चेंजेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि उस डेटा की फर्स्ट 5 एंट्रीज कौन सी हैं, तो उस डेटा फ्रेम की फर्स्ट 5 एंट्रीज को चेक करने के लिए हमारे पास मेथड है डॉट हेड के नाम से। अब जब iris_df.head बेसिकली जब हमने कोई मेथड कॉल करना होता है तो वो मेथड हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करते हैं। तो iris_df जो है वो ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हमने हेड का मेथड कॉल किए और हेड का मेथड जो है हमें रिटर्न करता है फर्स्ट 5 एंट्रीज उस डेटा सेट की। और क्योंकि ये बिल्ट इन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें उस डेटा की जो वैल्यू है वो हमें पता चल जाती है एक टैबुलर फॉर्म में कि इसकी फर्स्ट 5 एंट्रीज में क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है। इसी तरह सेकंड मेथड जो है हमारे पास है वो है अच्छा, यहाँ पे एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि अगर आपने फर्स्ट 5 एंट्रीज के बजाय आपको 10 एंट्रीज के बारे में चेक करना है कि फर्स्ट 10 एंट्रीज कौन सी हैं उस डेटा सेट की, तो आप वो कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए आप
उसी हेड मेथड के अंदर वो वैल्यू लिख दें, वो नंबर लिख दें कि जितनी एंट्रीज आपको व्यू करनी है। तो अगर यहाँ पे हम 12 एंट्रीज का डेटा चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेथड के अंदर 12 को पास कर देंगे तो हमारे पास 12 एंट्रीज का डेटा आ जाएगा। अच्छा, ये तो हेड मेथड की बात होगी। टेल मेथड की भी सेम उसी तरह उसका फ़ायदा है, वो ये है कि टेल मेथड आपको लास्ट की 5 एंट्रीज का जो डेटा है वो आपको प्रोवाइड करता है। अब इन बिल्ट इन मेथड्स को बंदा ये भी कह सकता है कि इन मेथड्स को अगर हम यूज़ ना करें तो हम खुद भी चेक कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि वो जो डेटा अवेलेबल होता है वो एक बहुत मिक्स्ड फॉर्म में और ऐसी फॉर्म में होता है कि उसको मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंड इजीली नहीं कर सकता। इसीलिए इन लाइब्रेरीज़ को यूज़ किया जाता है ताकि इनके बिल्ट इन मेथड्स को हम इस्तेमाल करें और जो डेटा है उसको हम इजीली व्यू कर सकें कि उसमें एक्चुअली है क्या। ये था हमारा जो बेसिक जो हमारा पार्ट 1 है अबाउट द basic overview of the information handling and information viewing in in pandas library। उसके बाद हमारा अब स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, उसमें क्या बताया हुआ है। अ, सो यहाँ पे भी सेम उसी तरह जो मैंने आपको वहाँ वीएस कोड में बात बताई हुई है कि 2 मेथड्स हैं हमारे पास, हेड और टेल के नाम से। हेड जो है वो फर्स्ट 5 रोज़ को रिटर्न करता है, फर्स्ट 5 एंट्रीज़ हमें टैबुलर फॉर्म में देता है उस डेटा हैदर की। काइंडली कंटिन्यू करें क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कंटेंट है और वो कवर भी करना है तो। ठीक है सर, ठीक है। अ, अच्छा, सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है वर्किंग विद द मिसिंग डेटा। अब मिसिंग डेटा जो डेटा सेट है हमारे पास, कोई भी डेटा सेट होता है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि डेटा पूरा कंप्लीट फॉर्म में अवेलेबल हो हमारे पास। हो सकता है कि उस डेटा के अंदर कुछ एंट्रीज़ या कुछ वैल्यूज़ नल हों, या हो सकता है कि वो वैल्यूज़ उसके अंदर स्टोर ही ना हुई हों, तो वो एम्प्टी स्पेसेस उस एंट्री के ऊपर मौजूद हो। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम उसके ऊपर किस तरह से मेथड्स को यूज़ करते हैं, वो चेक करते हैं। वर्किंग विद द मिसिंग डेटा। अब मिसिंग डेटा जो है पाइथन के अंदर या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर मिसिंग डेटा कब आता है, जब कि आपका कोई भी वेरिएबल या कोई भी एंट्री वो नल होती है। यानी वो एंट्री नल होगी, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी चीज़ को हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे जो डेटा सेट है या डेटा फ्रेम है वो उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ क्या हैं। तो यहाँ पे जो मेजर चीज़ लिखी हुई है वो है द कीवर्ड नैन और नॉट अ नंबर। ये है द फर्स्ट you've seen before in the previous हैदर आपका वॉइस इशू है।
हैदर काइंडली अपना वॉइस चेक कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर हाँ, आप क्लियर है मेरी वॉइस? अब ऑडिबल है। थोड़ा फास्ट चलें क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है और वो कवर भी करना है हमने, सो ठीक है सर, ठीक थोड़ा। है जी। मिसिंग डेटा के ऊपर ये मैं जल्दी से बता देता हूँ कि मेजरली पाइथन के अलावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर नल कीवर्ड यूज़ होता है, NULL नल कीवर्ड सी प्लस प्लस और जावा के अंदर, जो कि हमें बताता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू नल है। लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास नल कीवर्ड नहीं होता, बल्कि उसके बजाय नन का कीवर्ड होता है, NONE। यहाँ पे हैदर काइंडली अनम्यूट करें और अच्छा, मिसिंग डेटा के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो डीलिंग विद द मिसिंग डेटा, इसके अंदर मैंने 2 चीज़ें मेजरली बताई हैं। एक नैन का कीवर्ड है और एक नन का कीवर्ड है। मिसिंग डेटा को हम चेक करने के लिए हम यहाँ पे जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वो है numpy लाइब्रेरी। बेसिकली pandas और numpy दोनों तकरीबन सेम ही हैं और डेटा साइंस के अंदर यूज़ होती हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम numpy लाइब्रेरी को सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। उसका तरीका ये है कि इंपोर्ट numpy एज़ np, ये लिखा और इसके बाद एक अरे आपने बनाई जिसको एग्जाम्पल1 के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और ये जो अरे है ये एक ऑब्जेक्ट अरे है। उसकी रीज़न ये है कि पाइथन के अंदर पाइथन के अलावा जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर अरे में सिर्फ एक या तो वो इंटीजर टाइप की अरे होती है या वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की अरे होती है, बूलियन अरे होगी या स्ट्रिंग होगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स के हमने डेटा को यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट अरे को यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2, नन, 6 और 8 ये इंटीजर टाइप के डेटा है और नन जो है बेसिकली ये मैंने बताया कि ये ओवरऑल नल वैल्यूज़ को रिप्रेज़ेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको अगर हम प्रिंट करें तो यहाँ आउटपुट में अरे को प्रिंट कर देता है ये। अब हमने मिसिंग डेटा को यूज़ करना है, मिसिंग डेटा को देखना है। तो यहाँ पे numpy के अंदर सम का जो मेथड है वो बेसिकली यूज़ होता है कि अरे के जितने एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दिया जाए। एग्जाम्पल1 की अरे है, अगर उसके ऊपर हम सम का मेथड कॉल करें यहाँ पे और इसको रन करें, तो जब हम सम के मेथड को रन करते हैं, ये रन हो रहा है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन दे देता है। अब उस एक्सेप्शन की रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो अरे है ऊपर, यहाँ पे एक नन टाइप का मतलब कि डेटा मिसिंग है, तो उस डेटा को डेटा मिसिंग होने की वजह से उसको पता नहीं चल रहा कि वहाँ पे क्या वैल्यू अवेलेबल है, क्या वो इंटीजर टाइप की, क्योंकि नन जो है उसकी कोई टाइप नहीं होती, वो नन ही है, तो इसकी वजह से वो इसको एक्सेप्शन दे देता है। तो अब उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम नैन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, जो मैंने बताया कि NAN, नैन। अब नैन का जो कीवर्ड है उसके उसके ऊपर अगर आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो हमेशा नैन ही रिटर्न करते हैं। जैसे कि np.nan, अगर इसमें आप 1 ऐड करेंगे तब भी ये नैन ही रिटर्न करेगा। अगर इसको आप मल्टीप्लाई बाय 0 करें तब भी ये रिटर्न नैन ही कर रहा है, या फिर
आप कोई भी दूसरा ऑपरेशन लगा लें, np डॉट nan -99 कर लें, तो तब भी आपको ये nan ही रिटर्न करेगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कि nan के साथ कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर आप यूज़ करें तो वो nan ही रिटर्न करता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 2 की आपने अरे बना ली, इसके अंदर हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ हैं, 2 है, np.nan है, 6 है और 8 है। अब इस एग्जांपल 2 के ऊपर सम का, मिन का और मैक्स का ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इनको जब अप्लाई किया गया है तो नैन 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 रिटर्न हुए, क्योंकि जब भी आप नैन के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे नैन ही रिटर्न होता है। नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं आगे तो अ, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि नल डाटा या मिसिंग डाटा हमें हमारे डाटा सेट में से फाइंड करना हो कि चेक करना हो कि वहाँ पे नल डाटा है या नहीं, तो उसके लिए बिल्ट इन मेथड जो है वो ये लिखे हुए हैं। इज़ नल का मेथड है, नॉट नल ये चेक करता है कि क्या वो जो डाटा सेट है उसके अंदर कोई वैल्यू नल तो नहीं है। फिर ड्रॉप ना का मेथड है और फिल ना का मेथड। ड्रॉप ना का मेथड रिटर्न करता है एक अरे को, एक एंट्री को जो कि जिसके अंदर नल वैल्यूज़ नहीं होती, और फिल ना जो है वो ऐसी एंट्रीज़ को रिटर्न करता है, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ डाटा विद द मिसिंग वैल्यूज़ फिल्ड इन और इम्प्यूटेड। तो ये बिल्ट इन मेथड्स हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए। इनमें से मैं एक शॉर्ट एग्जांपल कोड की बता देता हूँ। एग्जांपल 3 की हमने अरे बनाई और इसमें 0 np.nan np.nan जो है वो एक फ्लोटिंग नंबर के लिए यूज़ होता है कि फ्लोटिंग नंबर नल है। उसके बाद एक स्ट्रिंग है और एक नन उसके अंदर एंट्री है। इसके ऊपर अगर हम नल के मेथड को कॉल करें तो यहाँ पे ये एक मिनट, एग्जांपल 3 सॉरी ये एग्जांपल 3 का कोड नहीं लिखा हुआ था। इसको यहाँ से कॉपी कर लें और नीचे पेस्ट कर लें। इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो जो पाइथन नोटबुक्स है उसके अंदर जो एक आपको सेक्शन अवेलेबल होता है, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें इसने आउटपुट में रिटर्न किया है फॉल्स ट्रू और बूलियन डेटा टाइप का रिजल्ट आया हमारे पास। अब उसकी रीज़न क्या है कि जहाँ पे आपके पास डेटा नल हो जाता है, क्योंकि हमने इस नल का मेथड यूज़ किया है, तो जहाँ पे डेटा नल हो रहा है वहाँ पे वो ट्रू रिटर्न कर रहा है और जहाँ नल नहीं है वहाँ पे फॉल्स फॉल्स आ रहा है। तो ये एक बिल्ट इन मेथड है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि डेटा मिसिंग तो नहीं है। मिसिंग का मतलब यही है कि वो डेटा नल है या वो अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है डुप्लीकेट डाटा को चेक करना। तो उसके ऊपर मूव करते हैं। अ, हैदर, पीपीटी को छोड़ दें, आप सिर्फ कोड में ही समझा दें जो भी है। ओके सर, डिस्कशन वगैरह ठीक उसमें लिखी हुई है सारी चीज़ें, तो आप उसको डिस्कस कर लें। ठीक है सर, ठीक है, जब फिर हम लास्ट में एमएलएसी के बारे में बताएंगे तो हम पीपीटी को यूज़ कर लेंगे। ठीक है सर। अ, अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कि डुप्लीकेट डाटा को अपने डाटा सेट में से कैसे रिमूव करते हैं। एक सिंपल एरे की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एक एरे है तो उसके अंदर डुप्लीकेट डाटा है, तो उसको चेक करने के लिए हम लूप लगाते हैं और उस लूप के अंदर हम फिर एक इफ़ कंडीशन रखते हैं और उसमें चेक करते हैं कि क्या जो ith इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो i+1 पे भी पड़ी हुई है। अगर ऐसा है तो वो ट्रू रिटर्न कर दे, वरना फॉल्स रिटर्न कर दे। ये एक सिंपल लूप है जो कि डुप्लीकेट डाटा को एक सिंपल एरे में से चेक करता है।
लेकिन अगर हमारे पास डेटा थाउजेंड्स और मिलियंस के अंदर डेटा मौजूद हो, तो उसके अंदर हम लूप लगा के चेक नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या डेटा बार बार रिपीट हो रहा है या कौन सा डेटा डुप्लीकेट है। तो उसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम जो लाइब्रेरीज़ के मेथड्स हैं उनको यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि क्या उस डेटा सेट के अंदर वैल्यू डुप्लीकेट है या नहीं। तो सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग द डुप्लीकेट। इसके अंदर हम दोबारा से पैंडास लाइब्रेरी को यूज़ करें तो यहाँ पे है एग्जांपल 6 की हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। बेसिकली डेटा फ्रेम और अरे में डिफरेंस क्या होता है कि अरे जो है वो एक सिंगल टाइप को स्टोर करने के लिए अवेलेबल होती है। यानी एक इंटीजर की अगर अरे है तो उसके अंदर सिर्फ इंटीजर नंबर्स ही स्टोर होंगे, और अगर एक स्ट्रिंग की अरे है तो स्ट्रिंग के नंबर स्टोर होंगे। डेटा फ्रेम जो है वो बेसिकली एंट्रीज को स्टोर करने के लिए वो भी एक अरे की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल 6 की जो डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, उसके अंदर हमारे पास लेटर्स हैं ए और बी, और नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 1 3 3। जब इसको हम क्रिएट करेंगे, अच्छा यहाँ पे प्लस बी का मतलब ये है कि सबसे पहले लेटर्स की जो हमारे पास कॉलम क्रिएट होगी उसके अंदर ए बी 2 टाइम्स आएंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है। और प्लस बी का मतलब ये है कि लास्ट में जो लास्ट रो है हमारे पास फोर्थ इंडेक्स, उसके ऊपर बी दोबारा से इंसर्ट होगा, और नंबर्स के लिए हमने उसकी एक एरे दे दी। तो यहाँ से क्योंकि ये मैंने पूरा फाइल इकट्ठा रन किया हुआ है ऊपर से यहाँ से, तो इसकी वजह से आउटपुट जो है वो दिखा रहा है। लेकिन आप लोग जब इसको यूज़ करेंगे तो वो साथ-साथ कोड को रन करना होता है, तो उससे जो है वो ठीक समझ में आती है। तो ये इसने आउटपुट दे दी। अब हमने इसके अंदर चेक करना है, इस टेबल को आप देख लें कि इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा है या नहीं है। तो वो डुप्लीकेट डेटा जो है वो हमारे पास नंबर्स के अंदर हमने चेक करना है कि नंबर्स के अंदर डुप्लीकेशन आ रही है या नहीं आ रही, और लेटर्स के अंदर आ रही है या नहीं आ रही। तो इसके लिए हम एग्जांपल 6 के ऊपर डुप्लीकेटेड का जो मेथड है ये कॉल कर देंगे, तो इससे जो है हमें पता चल जाएगा कि अगर ट्रू रिटर्न होता है तो वैल्यू डुप्लीकेटेड है उस इंडेक्स के ऊपर, और अगर फॉल्स है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अब अब यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर ये फॉल्स इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट रो जो है उसके अलावा कोई चीज़ और कंपेयर नहीं हुई। इसी तरह जब फर्स्ट रो को सेकंड से कंपेयर किया गया तब वो फॉल्स आया। फिर जब हम सेकंड थर्ड रो के अंदर आए तो थर्ड रो जो है वो रिपीट हो रही है, तो इसलिए वहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये मेथड इस तरह से काम करता है और डुप्लीकेट डाटा को चेक करता है। इसके बाद एक और मेथड है ड्रॉप डुप्लीकेट्स के नेम से। ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और ड्रॉप डुप्लीकेट्स क्या करता है, वो रिटर्न करता है उन एंट्रीज को जहाँ पे डेटा डुप्लीकेटेड नहीं है। यानी जहाँ पे आपके पास फॉल्स रिजल्ट आता है, वहाँ पे ये ड्रॉप डुप्लीकेट्स जो है वो आपको वो एंट्रीज रिटर्न कर देता है। अब ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास अ, जो रिजल्ट आया उसके अंदर ज़ीरोथ इंडेक्स फॉल्स है, फर्स्ट इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स, इसके ऊपर हमारे पास आंसर फॉल्स आया है, तो ये इनकी जो एंट्रीज हैं उनको वो रिटर्न कर देता है A1 B2 B3। मीन्स के जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे सारे डिलीट होकर सिर्फ एक रिकॉर्ड, और हर रिकॉर्ड आपके पास यूनिक होगा, राइट? जी सर। बेसिकली जो डुप्लिकेटेड डाटा है वो उसमें से डिलीट हो जाएगा उस डेटा सेट के अंदर से, क्योंकि डेटा सेट के अंदर जो है वो थाउजेंड्स में वैल्यूज़ होती हैं, तो ये मेथड जो है वो डुप्लिकेट डाटा आपको रिटर्न कर देता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो है कंबाइनिंग डेटा सेट्स। यानी दो डिफरेंट डेटा सेट्स हैं और आपने उनको कंबाइन करना है। तो उनको कैसे कंबाइन करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। अब डेटा सेट जो है वो क्योंकि अलग-अलग टाइप्स के होते हैं, मतलब
जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि डेटा सेट कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रॉम 2010 टू 2020 कार्बन डाइऑक्साइड की जो उसका जो एमिशन का रेट है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है उसका डेटा सेट हो सकता है, या फिर किसी न्यूज़ चैनल की व्यूअरशिप का डेटा सेट हो सकता है कि उसमें कितना इंक्रीज़ आया या क्या वैल्यूज़ थी। तो डिफरेंट चीज़ों का डेटा सेट हमारे पास हो सकता है। अब उन डेटा सेट्स को मर्ज करना और उनको कैसे कॉन्कैटिनेट करते हैं आपस में, वो इसके अंदर डिस्कस होगा। तो मेन जो हमारे पास मेथड्स हैं पैंडास के, वो हैं हमारे पास पैंडास डॉट मर्ज और पैंडास डॉट कॉन्कैट। अब मर्ज जो है बेसिकली वो दो रोज को आपस में मर्ज करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पैंडास डॉट मर्ज कनेक्ट rows in data frames based on one or more keys, यानी वो रोज को आपस में कनेक्ट करते हैं, भी हम आगे देखेंगे। और कॉन्कैट का मेथड जो है वो कॉन्कैटिनेट्स द स्टैक्स टुगेदर अलोंग ऑन एक्सिस, मीन्स कि ये कॉलम्स के अंदर उसको कॉन्कैट करता है। इसको हम आगे देखेंगे। uh, उसके लिए डेटा को कॉन्कैट करने के लिए या उसको मर्ज करने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स। हैदर आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही, मीन्स ऑफ कोड विजुअल कोड यूज शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर कर लें आप। सर यहाँ से ऑप्शन डिसेबल हो गया है कि ओनली मीटिंग ऑर्गेनाइजर्स एंड प्रेजेंटर्स कैन शेयर। अब चेक कीजिए, हो रहे? जी सर, अब आ गया। ओके, ग्रेट, कंटिन्यू करें। ठीक है, एक मिनट। सर अब शेयर हो गया स्क्रीन। हाँ जी, बिल्कुल। और ठीक। जो भी क्वेश्चंस हैं आप काइंडली चैट बॉक्स में करते जाएं, ताकि लास्ट में जो है हम आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, उनको आंसर कर लेंगे, ठीक है? जी। तो बेसिकली जो हमारा लास्ट पार्ट है कंबाइनिंग द डेटा सेट्स, उसके ऊपर बात कर रहे थे कि डेटा सेट जो है उसको कंबाइन कैसे करते हैं, और उसको कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो एक न्यू डेटा सेट आता है वो किस तरह से होता है उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने डेटा फ्रेम्स क्रिएट करने हैं, जो जिन डेटा फ्रेम्स को हमने आपस में मर्ज करना है और उनको कंबाइन करना है। तो उससे पहले ये बात हो रही थी कि जो मर्जिंग है या डेटा सेट्स को जॉइन करने की 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। सबसे पहले है वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। अब इसमें से जो वन टू वन है वो इस तरह से है कि एक जो रो है उसका रिलेशन दूसरी रो के साथ होता है। वन टू वन जॉइंस combining two data frames that contain different information on the same employees in a company। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट डेटा सेट क्रिएट हो रहा है वो एम्प्लॉयज़ का है, और आगे उनकी जो ब्रांच है उसके बारे में बताया हुआ है कि उनकी कौन-कौन सी ब्रांचेज़ हैं। तो हमारे पास टोटल 4 एम्प्लॉइज़ हैं, गैरी, स्टू, मैरी, सू, और इनके जो हमारे पास फ़ील्ड्स हैं वो हैं अकाउंटिंग, मार्केटिंग और एचआर। तो जब इस कोड को रन किया तो इसने इस तरह से टेबुलर फॉर्म में हमें डिस्प्ले करा दिया कि हमारे पास ये एम्प्लॉयज़ हैं और इनका ये
उनका फील्ड है। अब सेकंड डाटा सेट इसी तरह सेम प्रोसीजर के साथ हमने क्रिएट किया df2 के नेम से, और डेटा फ्रेम जो है सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, कंटिन्यू करें। जी जी अ, मैंने कहाँ पे मेरी आवाज़ कटी थी, आप मुझे वहाँ से बता दें, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। ये जो आपने अभी कोड शो कर रहे हैं यहीं से आप मार्केटिंग ठीक एचआर हो आप, ठीक है। ठीक है सर। तो बेसिकली सबसे पहले हमने फर्स्ट डेटा फ्रेम क्रिएट किया, जो डेटा फ्रेम एम्प्लॉय और उनकी फील्ड्स के बारे में है, और सेकंड डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किए एम्प्लॉयज़ सेम एज इट इज़, और उनकी हायर डेट। अब इसमें जब इन दोनों डेटा फ्रेम्स को हम कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर एम्प्लॉयज़ का जो सेक्शन है वो कॉमन है, लेकिन इसमें एक डिफरेंट चीज़ ये है कि एम्प्लॉयज़ का जो नेम है वो एक मतलब ये कि ऑर्गेनाइज्ड उस तरह ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है जिस तरह के फर्स्ट डेटा फ्रेम का है और सेकंड का। उसमें गैरी 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और मैरी जो है वो यहाँ सेकंड डेटा फ्रेम के अंदर 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो यही फ़ायदा होता है बिल्ट इन लाइब्रेरी को यूज़ करने का कि वो खुद इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि ये चीज़ कॉमन, ऑल्दो कॉमन है, लेकिन उसकी डिफरेंट लोकेशन के ऊपर वो पड़ा हुआ है। तो जब इन दोनों को हम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है हैदर, काइंडली वो शो कर दें जी। सो गाइस ऐसे इश्यूज आते रहते हैं, सो क्योंकि इंटरनेट जो है हमारे पास पाकिस्तान में, तो सर वो बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो इसकी वजह से स्लाइड्स हट जाती हैं, लेकिन ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू करें बस आप। ठीक है। ठीक है अ, हमारे साथ। इन डेटा फ्रेम्स को जब हमने मर्ज करना है तो इनको मर्ज करने के लिए हम pd.merge का मेथड यूज़ करते हैं, और इसके अंदर उन दो ऑब्जेक्ट्स को पास कर देते हैं जो कि दो डेटा फ्रेम्स के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो df1 और df2 के दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने प्रीवियस डेटा फ्रेम्स क्रिएट की हुई हैं, और जब इसको मर्ज कर लेते हैं आखिर में df3 ये उसको प्रिंट कराने के लिए। अब इसमें ये कि हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही उस चीज़ को प्रिंट कर देता है। ये डेटा फ्रेम की वैल्यू उसमें आ जाती है और वो उसको प्रिंट करा देता है। तो हमारे पास एम्प्लॉइज़ आ जाते हैं, और उनका ग्रुप और उनकी हायर डेट जो है वो ये आपस में मर्ज हो जाती है। तो ये इस चीज़ का एक एडवांटेज है हमारे पास कि बिल्ट इन लाइब्रेरी के मेथड्स को यूज़ करके हम डेटा फ्रेम्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास टाइप थी ये थी वन टू वन, यानी एक रिलेशन है जो कि कॉमन है दोनों डेटा फ्रेम्स के अंदर, या ये यहाँ पे हम दो डेटा फ्रेम्स को क्रिएट कर रहे हैं, दो से ज़्यादा डेटा फ्रेम्स भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, जितने मर्जी डेटा फ्रेम्स क्रिएट करें, लेकिन एक उसके अंदर जो रो होगी वो कॉमन होगी, जिसकी बेस पे आपने डेटा को मर्ज करना है। तो उससे आप इस मेथड को यूज़ करके डेटा फ्रेम्स को मर्ज कर सकते हैं। सेकंड जो मैनी टू वन है उसके अंदर बहुत सी रोज़ का रिलेशन आपस में होगा किसी एक एंट्री से। तो अ मैनी टू वन जॉइन इज़ लाइक वन टू वन जॉइन एक्सेप्ट दैट वन ऑफ द टू की कॉलम्स कंटेन डुप्लीकेट एंट्रीज, यानी जो ऊपर हमने बात की है एक कॉलम की, यहाँ पे दो कॉलम्स होंगे जिनके अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी या फिर कॉमनैलिटीज़ होंगी, तो उनको हमने कैसे जॉइन करना है उसको देखते हैं। यहाँ पे हम दोबारा से एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं ग्रुप के नेम से, और जो हमारे पास उसके अंदर सेकंड एंट्री है वो है सुपरवाइज़र की। अकाउंटिंग का है, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, एचआर, और उनके सुपरवाइज़र हैं कार्लोस, गाइडा और स्टेफान।
इसी तरह अब हम डेटा फ्रेम 3 और डेटा फ्रेम 4 को मर्ज कर रहे हैं। डेटा फ्रेम 4 जो है अभी हमने क्रिएट किया है, जो कि ये है हमारे पास, और डेटा फ्रेम 3 प्रीवियस जो हमने मर्जिंग से उसको डिस्प्ले करवाया है, वो ये डेटा फ्रेम था हमारे पास जिसमें हायर डेट भी थी। अब इन दो को जब हम डेटा फ्रेम्स को मर्ज करते हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि सुपरवाइज़र का जो डेटा है वो इसमें ऐड हो जाता है या उसके अंदर मर्ज हो जाता है बेसिकली। अब जब ये मर्ज हो रहा है तो इसमें एक और क्वेश्चन इस चीज़ का भी है कि यहाँ पे 3 सुपरवाइज़र्स हैं, लेकिन जो एम्प्लॉइज़ हैं वो 4 थे। तो ये कैसे मर्जिंग हुई है? तो इसमें ये है कि सुपरवाइज़र हमारे पास 3 ही हैं, सेम उसी तरह ही हैं। लेकिन जो मार्केटिंग है उसकी, चूँकि हमारे पास 2 एम्प्लॉइज़ थे यहाँ पे, वन फर्स्ट एंट्री में और सेकंड एंट्री में। तो मार्केटिंग के 2 एम्प्लॉइज़ थे, इस वजह से उनका जो सुपरवाइज़र है वो सेम हो गया। अब ये इस मेथड ने खुद इस चीज़ को डिटेक्ट किया है कि क्योंकि उनकी फ़ील्ड सेम थी, इसलिए उनका सुपरवाइज़र भी एक ही होगा। क्योंकि जो हमने इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड की है, उसके मुताबिक एक ही सुपरवाइज़र उस फ़ील्ड का है। तो ये चीज़ इससे ईज़ी हो जाती है, और बहुत हेल्पफुल चीज़ है कि वो खुद इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि क्योंकि फ़ील्ड सेम है तो सुपरवाइज़र जो है वो एक ही होगा। तो ये था मैनी टू वन जॉइनिंग। अब जो हमारे पास लास्ट है वो है मैनी टू मैनी, यानी बहुत सारे कॉलम से जब हमने कॉमनैलिटीज़ उसमें आती है और उसको हमने मर्ज करना होता है उस डेटा फ्रेम को, तो उसके लिए हम मैनी टू मैनी यूज़ करते हैं। लेकिन मेथड जो है वो डॉट मर्ज का ही यूज़ होता है, टाइप्स इसकी डिफरेंट हैं। इसी तरह हमने एक और डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। अब इस डेटा फ्रेम के अंदर सेम एज़ इट इज़ आपके पास ग्रुप्स हैं और उनके कोर स्किल्स आ गए। तो अकाउंटिंग के लिए मैथ है, फिर स्प्रेड, इसी तरह अकाउंटिंग के लिए स्प्रेडशीट भी है, मार्केटिंग के लिए राइटिंग और कम्युनिकेशन है, और एचआर के लिए स्प्रेडशीट और ऑर्गेनाइजेशन। अब ये है कि एक सेम फील्ड है लेकिन उसके लिए 2 डिफरेंट कोर स्किल्स आ गए। तो अब जब हम फर्स्ट डेटा फ्रेम को और फिफ्थ डेटा फ्रेम को, फर्स्ट डेटा फ्रेम हमारे पास बेसिकली था एम्प्लॉयज़ का, सिर्फ एम्प्लॉयज़ के नेम थे उसके अंदर, और उनका जो ग्रुप था वो था, और फिफ्थ डेटा फ्रेम जो अभी हमने क्रिएट किया उसके अंदर उनका ग्रुप और कोर स्किल्स है। तो इसका मतलब ये कि 2 चीज़ें कॉमन हो गई, 2 कॉलम्स कॉमन हो गए। फर्स्ट में भी ग्रुप और एम्प्लॉयज़ थे, और इसके अंदर ग्रुप और कोर स्किल्स हैं। तो ये जब कॉमनैलिटी इस तरह की आती है तो इसको मैनी टू मैनी जॉइन कहते हैं या मैनी टू मैनी मर्जिंग कहते हैं। अब यहाँ पे जब आप 2 डेटा सेट्स को मर्ज कर रहे हैं मैनी टू मैनी के अंदर, तो यहाँ पे एक और जो एडिशनल चीज़ है वो आपने ऑन इज़ इक्वल टू ग्रुप करना है। इसका बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि आपने उन दोनों को ग्रुप करना है, उन दोनों डेटा फ्रेम्स को, इसलिए ऑन इज़ इक्वल टू ग्रुप, ये उसका सिंटैक्स इस तरह से है कि जब आप मैनी टू मैनी जॉइनिंग करेंगे तो उसके अंदर आपने इस तरह से उसको लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेटा मर्ज हो जाएगा, एक डेटा सेट हैदर आपका माइक म्यूट है। हैदर। जी सर। हाँ, सर ये माइक था। हाँ, जी, जी, कंटिन्यू करें। ठीक है। F1 और F6 को मर्ज करने के बाद जब हम लेफ्ट ऑन और राइट ऑन
का जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं। तो इसका एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि जो लेफ्ट ऑन है यानी एम्प्लॉय के जो एंट्रीज़ हैं वो लेफ्ट मोस्ट साइड पे आ जाती हैं, और जो राइट ऑन है वो राइट साइड के ऊपर हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है उस तरह से। तो देखिए आप DF1 के अंदर हमारे पास क्या था, हमारे पास एम्प्लॉयज़ के नेम थे और उनकी जो ग्रुप्स थे यानी वो कौन सी फील्ड्स के अंदर हैं, ये फर्स्ट डेटा फ्रेम जो हमने क्रिएट किया था। और 6 डेटा फ्रेम जो है हमारे पास, उसके अंदर दोबारा से उनके नेम्स है और उनकी सैलरी है। तो जब इनको ग्रुप किया हमने, तो ये डेटा इस तरह से हमारे पास ऑर्गेनाइज हो गया कि एम्प्लॉयज़ के जो नेम है वो लेफ्ट साइड पे आ गए लेफ्ट ऑन को यूज़ करके, और नेम जो है वो राइट साइड के ऊपर हमारे पास डिस्प्ले हो गया। इसके अलावा जो और मेथड्स हैं वो लेफ़्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स के कीवर्ड्स हैं बेसिकली। इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनका भी सेम उसी तरह एडवांटेज है कि जिस तरह यहाँ पे लेफ़्ट ऑन और राइट ऑन डेटा को उस तरह से ऑर्गेनाइज़ करता है कि लेफ़्ट के ऊपर ये वाली एंट्रीज़ आ जाएँ और राइट साइड के ऊपर नेम वाली एंट्रीज़ डिस्प्ले हो जाएँ। सेम ये जो कीवर्ड्स हैं लेफ़्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स, ये मेथड्स भी डेटा को उस तरह से डिस्प्ले कर देते हैं कि आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके पास लेफ़्ट साइड के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, और जो उनका ग्रुप है वो राइट साइड के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली हैं ये सारे बिल्ट इन मेथड्स जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। ये बिल्ट इन मेथड्स याद करने पड़ते हैं, या फिर आपको अगर याद नहीं रहते तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी देख सकते हैं, जो numpy और pandas की डॉक्यूमेंटेशन है। तो उससे आपको इन मेथड्स के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड क्या काम कर रहा है, और इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका कोड कैसे है। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेट अरिथमेटिक फॉर जॉइंस। मतलब जो पहले हमने जॉइनिंग की है, मैनी टू मैनी जॉइनिंग की है, यानी हम 2 डिफरेंट डाटा फ्रेम्स हैं जिनके अंदर एक एक से ज़्यादा कॉलम्स का आपस में रिलेशन है और उनको हमने आपस में मर्ज किया। अब सेट अरिथमेटिक जॉइन जो है वो किस लिए यूज़ होता है? सेट अरिथमेटिक जॉइन मैनी टू मैनी। हैदर, जी सर। काइंडली वाइंड अप कर लें ताकि फिर हम सेशन को वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है ML, सर। ठीक है, क्योंकि ठीक टाइम हो चुका है हमारा जी सर। सेशन। जी। ठीक। अ, जो सेट अरिथमेटिक जॉइन है बेसिकली इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास अ कंसिडरेशन दैट इज़ यूनिक टू देम is the arithmetic of join specifically the set arithmetic we use for the join to illustrate what we mean by this. Let's restructure the old example. मतलब ये है कि जब आप इस सेट अरिथमेटिक के मेथड के लिए आपने सबसे पहले एक डाटा फ्रेम सेम एज इट इज इस तरह क्रिएट किया ग्रुप और कोर स्किल्स के नेम से। अब आपने यहाँ पे 2 डाटा फ्रेम्स को आपस में मर्ज कर दिया, जैसे कि पहले DF1 और DF5 को। इनकी मर्जिंग जब आपने की, तो इनको मर्ज करने के बाद आपके पास एम्प्लॉइज़ आए 2 एम्प्लॉइज़ आए और इनकी सेम फ़ील्ड आई और सेम कोर स्किल्स हैं। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि स्टू और मैरी दोनों का ग्रुप सेम है। तो उनके जो मार्केटिंग का ग्रुप है, मतलब दोनों मार्केटिंग के ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं। तो जो अरिथमेटिक जॉइन है वो बेसिकली हमें वो एंट्रीज़ रिटर्न करता है कि जिन एम्प्लॉइज़ का ग्रुप सेम होता है, मतलब कॉमनैलिटी उनकी सेम है, उनको वो रिटर्न कर देता है। तो मतलब ये है कि ये को हमारे पास डिस्प्ले करा देता है। तो ये सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को व्यू करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, या उसको एक बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। इस चीज़ के लिए पाइथन यूज़ होती है, और ये जितनी भी लाइब्रेरीज़ हमने इस सेशन के अंदर यूज़ किए हैं वो सारी पाइथन की लाइब्रेरीज़ हैं, और इनकी डॉक्यूमेंटेशन को आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से। तो उसमें ये ये कोड आपके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रुप जी आपने व्हाट्सएप
ज्वाइन किया था उस पे भी हो जाएगा, और अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन की थी फॉर्म पे वो भी उनके साथ भी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट जो अभी क्वेश्चन है अवेश और अनीस का, काइंडली उन्हें आंसर कर दें, फिर हम एमएलए से हाँ प्रोग्राम करते हैं ठीक है सर। चैट बॉक्स पे। ठीक है। अवैस का क्वेश्चन है सर, फिर नेम्स तो राइट मोस्ट पर आने चाहिए आफ्टर सैलरी, जस्ट लाइक एम्प्लॉयज राइट मोस्ट साइड पर आए। आपकी बात ठीक है। ये जो डेटा है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा यहाँ पे। ऊपर जब हम मैनी टू मैनी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने दो कीवर्ड्स पढ़े थे, लेफ्ट ऑन और राइट ऑन। यहाँ पे इस चीज़ की बात कर रहे थे कि यहाँ पे जब आप लेफ्ट ऑन के अंदर एम्प्लॉय का नेम पास करते हैं, तो वहाँ पे वो तो लेफ्ट साइड के ऊपर अरेंज हो जाता है। लेकिन जो नेम का हमारे पास है वो राइट, बेसिकली इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब जो लेफ्ट साइड है वो एम्प्लॉयज़ के लिए लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट में हम आ जाते हैं, और नेम के लिए राइट मीन्स के राइट साइड के ऊपर, क्योंकि ये जो ग्रुप है, ग्रुप एक्चुअली सेंटर के अंदर आ रहा है। तो ये इस तरह से अरेंज, ये लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट वाली चीज़ नहीं है। ये इस तरह से कि लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर अरेंज होता है डेटा। तो ये इसका आंसर था। और सेकंड जो अनीस का क्वेश्चन है, left on or right on is for another reason other than sir discuss. Left on is for the attribute from left dataset, and right on is for the right data frame. uh, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो लेफ्ट ऑन का जो कीवर्ड है यहाँ पे हमने पढ़ा है। लेफ्ट ऑन का कीवर्ड लेफ्ट, जो फर्स्ट डेटा सेट है उसका लेफ्ट बेसिकली उसकी एंट्री को रिटर्न करता है, और जो राइट ऑन है वो सेकंड उसी डेटा सेट का राइट एंट्री हमें रिटर्न करता है। तो वो इस तरह से डेटा जो है वो डिस्प्ले होता है। ये डॉक्यूमेंटेशन सारी आपके साथ शेयर हो जाएगी इस कोड की, तो आप यहाँ से भी इसको रीड करके चेक कर सकते हो कि ये किस तरह से हो रहा है अरेंज। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है? सर आई गेस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। हसन रजा का एक क्वेश्चन है कि अगर हम ज़्यादा डेटा को रिमूव करते हैं तो हमारा जो मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग होता है, ट्रेन होता है मॉडल, क्या उसके लिए कॉस्टली होगा ये, या इशू होगा? सर जो हम डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करते हैं उसकी बात है या नल डेटा की? इन्होंने ये मेंशन नहीं किया। ठीक है, सो वैसे मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा, आप एक पॉपुलेशन होता है और एक हमारे पास सैंपल होता है। अगर हमारे पास सैंपल बहुत ज़्यादा है तो हम उसको अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। हमें जाहिर सी बात है डुप्लीकेट को तो रिमूव करना पड़ेगा, वरना वो हमारा जो मॉडल होगा वो अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं होगा। ठीक है ना? वैसे हमारा सेशन मशीन लर्निंग पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर कर देता हूँ। वहाँ पे पहले हमें उसको डुप्लीकेशन को रिमूव करके उस डेटा सेट को नॉर्मलाइज करके देन हमें उस मॉडल को ट्रेन करना होगा। दैट्स इट। ठीक है सर। सो आप एमएलएसी वाली पीपीटी को शो कर दें ताकि फिर हम एमएलएसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है सर, मैं शेयर कर देता हूँ।
सर ये जुनैद, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर्स हैं। सो दिस इज़ a program from Microsoft for students who are in undergrad, master or PhD, like every student who are in university or college। ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आप पास स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप लर्न करें, कोलैबोरेट करें जो माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ, और प्लस जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं आपके रीजन में, आप उनके साथ कोलैबोरेट करें। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर ये प्रोग्राम है, सो जिसका हम पार्ट हैं। सो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और आपकी ग्रेजुएशन में अभी 1 साल पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कर दें काइंडली। सो हाउ टू अप्लाई, मैं आपको शो कर सो यहाँ पे वेबसाइट मेंशन है studentambassador.microsoft.com। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप अपना पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन आप अप्लाई कर देंगे। मैं आपको सर मैं दिखा शेयर कर देता हूँ, दूँ या? हाँ मैं दिखा देता हूँ। ठीक है सर। शो हो रहा जी सर शो हो गया। है, फायरफॉक्स शो हो रहा है। जी आ रहा है आ रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स ambassador.microsoft.com, जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप साइन इन करें पहले, तो अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन कर लें, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप काइंडली अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, अभी जब आप साइन अप कर लेंगे तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, देन एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जिसमें मैं आपको 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो एम्बेसडर वाला है और वहाँ पे शो में भी ना हो। ठीक है, लेट्स चेक इट, अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नॉमिनेशन का आ रहा है, ये डिफरेंट थिंग है। ठीक है, जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म आएगा जिसमें आपने पहले तो अपनी डिटेल्स देनी होंगी, पर्सनल डिटेल्स जो आपकी हैं, आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, कौन से ईयर में हैं, और ठीक है, देन आप फिर आते हैं, वहाँ पे 3 क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपसे रिक्वायरमेंट होती है कि आपने एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो वीडियो में देना होता है, और बाकी जो 2 क्वेश्चंस होते हैं वो आपने टेक्स्ट में उन्हें आंसर करना होता है। ठीक है, सो आप अगर यूट्यूब पे जाएं और वीडियोस देखें एमएलएस से जो सेलेक्टेड है तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और आपको आइडिया हो जाए कि आपने कैसे वीडियो बनानी है वहाँ पे। ठीक है, सो आप वीडियो बनाएं, अपने जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करें, देन यू कैन अप्लाई फॉर इट, और आप भी माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर हो सकते हैं अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, सो अगर हम इसके बेनिफिट्स लेवल्स पे आ जाएं तो एमएलएसए के 4 लेवल्स होते हैं। ठीक है, जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आप न्यू एमएलएसए होते हैं। ठीक है, देन आपका जो माइलस्टोन होता है वो अल्फा आता है, वो जब आप एक लर्निंग पाथ कंप्लीट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर। ठीक है, वो डिफरेंट वेबसाइट है जहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज, गिटहब, लिंक्डइन और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीख रहे होते हैं। उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, सो जब आप अल्फ़ा होते हैं, अल्फ़ा माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर, जैसे कि अभी हैदर अली हैं अल्फ़ा, तो उनके जो बेनिफिट्स मिले हुए हैं वो 150 यूएसडी एजोर क्रेडिट्स, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, एआई, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्लाउड बेस्ड,
तो आप उसे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो, देन MTC, माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल सर्टिफिकेशन। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगी कि आप फ्री में एक एग्ज़ाम दे सकते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी का जिसमें आप एक्सपर्ट हो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप जब एक इवेंट करते हैं, जैसे कि अभी हैदर अली का एक इवेंट है और वो उसके बाद बीटा हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो जब आप बीटा हो जाएंगे तो आपको अल्फा के 2 बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लस एक ऑसम सा स्वैग बॉक्स मिलता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से स्वैग होते हैं। ठीक है, देन मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, जैसे अभी हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास एम्बेसडर समिट्स होते हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल जितने भी एम्बेसडर्स हैं सारे एक जगह जमा होते हैं और एक समिट होता है उनका। जैसे ठीक है, देन जब आप गोल्ड 1 साल आपका कंप्लीट हो जाता है MLSA में, फिर आप गोल्ड के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर आपको उसमें और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको स्पेशल इवेंट्स का एक्सेस मिलता है, आपको स्पीकिंग इंगेजमेंट मिलती है, प्लस प्रोग्राम लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आपका कोई माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई इवेंट हो रहा है, जैसे कि इमेजिन कप हो गया। ठीक है, और कोई इवेंट हो गया तो आपको वहाँ पे लीडरशिप पोजीशंस मिल सकती हैं, प्लस आप पायलट प्रोग्राम होते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। देन माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल्स मेंटोरशिप होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप किसी एक टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप उसमें एज अ प्रोफेशनल कंसिडर होंगे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और ये उनका प्रोग्राम है। ठीक है, सो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये सिर्फ बहुत थोड़े से बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब आप इस प्रोग्राम में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलती है, आपकी नेटवर्किंग अच्छी होती है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, आप बहुत डाइवर्स लोगों से मिल रहे होते हो। ठीक है, सो मस्ट अप्लाई फॉर इट अगर आप स्टूडेंट हैं अभी। और दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चन है MLSA के हवाले से, आपने कैसे अप्लाई करना है, आई एम अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, ग्रुप में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, मैं आपको अपना लिंक्डइन भी शेयर कर देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप आपको वहाँ पे ग्रुप में मिल जाएगा, बाकी आप जो है लिंक्डइन पे भी अप्रोच कर सकते हैं आप मुझे। ठीक है, और लिंक्डइन का लिंक आपको मैंने शेयर कर दिया है। हैदर अली, आप भी अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर दें, तो आप हाँ हैदर ठीक है, अली के मैं साथ कर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मैंने आपके साथ एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया हुआ है, काइंडली वो आप फिल कर दें तो आप ई सर्टिफिकेट और रेफरल ऑफ लिंक्डइन प्रीमियम के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, सो हम जो भी रेफरल करेंगे लिंक्डइन प्रीमियम का और ई सर्टिफिकेट्स होंगे वो इस फॉर्म की बेस पर होंगे, अगर आप अभी इसको फिल कर दें काइंडली। सो ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप खुद को अनम्यूट कर लें और आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। अनम्यूट कर लें आप अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो। 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली बताइएगा कि ये हमें ई सर्टिफिकेट कब तक मिल जाएंगे और ये रिकॉर्डिंग कब तक शेयर की जाएगी? कपल ऑफ डेज में आपको मिल जाएगी, 2-3 दिन में आपको मिल जाएगी। अस्सलाम थैंक यू सर। वालेकुम। हेलो हेलो, काइंडली अगर जी आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें।
ठीक है। जी मेरा ये क्वेश्चन था कि वो लिंक्डइन प्रीमियम जो ये बेनिफिट्स में था ना, तो जी। वो कैसे मिलेगा? वो हम रेफर करेंगे, अगर आपका रेफर में नाम आया तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे। जो आपने ईमेल रजिस्टर किया होगा उस ईमेल पे आपको ईमेल कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा आप वो कैसे ग्रुप में अनाउंस कर देंगे विनर, फिर हम उसे ईमेल के थ्रू शेयर कर देंगे। चलो ठीक ठीक है सर, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो फिर आप क्वेश्चन करें, वरना हम वाइंड अप कर लेते हैं यहाँ पे, सेशन को एंड करते हैं। चैट बॉक्स भी ओपन है, आपको माइक भी ओपन है। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हैदर अली ने आपके साथ अपना लिंक्डइन शेयर कर दिया, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर्म को मैं फिर से शेयर कर देता हूँ, वेट अ मिनट। मैंने शेयर कर दिया, आप काइंडली फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो हम अब इवेंट को एंड करते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।